गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई भी कंपाउंड दे रखा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहला। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से हमें डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। तीसरा, हमें एमओ डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है किसी भी मॉलिक्यूल का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, शुरू करें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये आपके लिए कोई भी कंपाउंड आपको दे दे और उसके बारे में पूछ ले आपसे कि बताओ इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इसकी ज्योमेट्री है, क्या इसकी शेप है, उन सभी के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखेंगे। मैं आपके सामने 3 कंपाउंड लिखूंगा और तीनों से हम अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और निकाल के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास में एक कंपाउंड है। सबसे पहले हमने लिख दिया मान लो BF3, एक कंपाउंड मैंने ये लिख दिया। चलो भाई, दूसरा कंपाउंड मैंने लिख दिया NH4 पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक कंपाउंड मैंने लिख दिया, तीसरा कंपाउंड है जो कोई भी नेगेटिव चार्ज के साथ में है और मैंने कह दिया भाई P फॉस्फोरस का है। कोई भी कंपाउंड हो सकता है, PF4 माइनस चार्ज या PCl5 PCl नेगेटिव चार्ज के साथ में लेना है तो हम कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकते हैं। SO4 2 माइनस ले लो, कोई भी कंपाउंड हो, हमने ये मेंशन कर दिया। ठीक है, हर किसी का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हर किसी को आपको कैलकुलेट करने का तरीका देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर यदि हम बात करें अपने पीरियोडिक टेबल में, और पीरियोडिक टेबल में क्या कि लिथियम बेरिलियम बोरोन, आप सभी जानते हो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन, हमारे पास में यही है, यही एलिमेंट्स है। अगर यदि ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। तो लिथियम फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, लिथियम फैमिली के जो भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इनके वैलेंस का 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम फैमिली का अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसके वैलेंस में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन फैमिली के वैलेंस में, ध्यान से सुनो, बोरोन फैमिली के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन फैमिली का एलिमेंट कोई भी हो सकता है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कोई भी हो सकता है। कार्बन फैमिली के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन फैमिली के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स और नोबल गैस फैमिली के वैलेंस में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला पॉइंट हमें यह पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। तो अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी है तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो। क्या बोला है मैंने, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि सेंटर एटम कौन है और साइड एटम कौन है। पहला पॉइंट क्या आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सेंटर एटम कौन। देखो, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है BF3, तो मेरे पास में बोरोन के सेंटर एटम है। क्यों, क्योंकि इसके साइड में 3 एटम्स और जुड़े हैं। तो जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमारे साइड एटम है, और जो थोड़ा नंबर है, इसको आप छोटे से ट्रिक से ऐसे समझ सकते हो, थोड़ा नंबर है उसको आपने बोरोन कह दिया, बोरोन को ये एक आपका सेंटर एटम है, इसको आपने ऐसे लिखा। ठीक है, दूसरा जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसके अंदर ये हमारे पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कम कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज द सेंटर एटम। फॉस्फोरस पे आते हैं, फॉस्फोरस यहाँ पे कितने हैं, फॉस्फोरस तो 1 है, फ्लोरीन 4 है, तो इसका मतलब ये साइड एटम
और ये सेंटर एटम। सल्फर पे चलो, सल्फर और 4 ऑक्सीजन जुड़े, तो सल्फर हमारे पास में क्या है, सेंटर एटम, और ऑक्सीजन इज द साइड एटम। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही आप सेंटर एटम को आइडेंटिफाई कर लो, पहला पॉइंट सेंटर एटम को आइडेंटिफाई कर लो, तो फॉर्मूले में सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूले का पॉइंट ध्यान से सुनो, सेंटर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये बोरोन है, तो बोरोन में सेंटर एटम कौन है, बोरोन, और बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ठीक है, चलो नाइट्रोजन पे देखो, नाइट्रोजन जो कि सेंटर एटम है, सेंटर एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो इसको रखो। फॉस्फोरस है, किसकी फैमिली में आता है, फॉस्फोरस को ये फाइंड करो किस फैमिली में आता है, तो हमने कहा भाई फॉस्फोरस तो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, तो इसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर आता है ऑक्सीजन फैमिली में तो 6 है, तो 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो भी सेंटर एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया एकदम, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरे पॉइंट पे अगर यदि आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हो कि सेंटर एटम ये है और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो अब आपका दूसरा काम क्या होगा, ये देखो साइड एटम कौन है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूं, आप ये आइडेंटिफिकेशन करो कि उसके ऊपर जो साइड एटम अटैच्ड हैं वो कौन है। साइड एटम में अगर हाइड्रोजन है, अगर फ्लोरीन है, अगर क्लोरीन है, अगर ब्रोमीन है और आयोडीन है, ध्यान से सुनना अब इस बात को, अगर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन 5 एलिमेंट्स में से अगर कोई एटम अटैच्ड है, इन 5 एलिमेंट्स में से कोई एटम अटैच है तो ही कंसीडर करना है एक इनके लिए। अगर एक एटम है तो 1, 2 है तो उनके लिए 2, 3 एटम्स है तो 3, 5 है तो 5, 10 है तो 10। अगर ये अटैच हैं तब तो आपको उसके अंदर, इनको बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम, इनको क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट एटम। इन 5 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं मोनोवैलेंट एटम। अगर यदि ये अटैच्ड हैं तो इनके नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, क्या बोला है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, जितने नंबर जुड़े हैं उनको मेंशन करना है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। ठीक है, कितने अटैच्ड हैं उनको ध्यान से मेंशन करना है। अगर इनके अलावा कोई और जुड़ा है, इसका मतलब जैसे मान लो सपोज करो आपके सामने ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसके लिए 0, आपके सामने नाइट्रोजन जुड़ा है इसके लिए 0। अगर यदि कोई साइड एटम में और दूसरे एलिमेंट्स जुड़े हैं, जैसे हमारे पास में अब यहाँ पे देखो, हमारे पास में ये कंपाउंड दे रखे हैं BF3, तो बोरोन, सबसे पहले तो बोरोन का सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर दिए, तो कितने हैं, 3। अब देखो साइड में कौन जुड़ा है, फ्लोरीन, कितने जुड़े हैं तो उनका नंबर मेंशन करना है, 3 जुड़े हैं तो 3 मोनोवैलेंट एटम। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4, तो इसका 4 नंबर लिखने हैं। फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो 4 मेंशन करने हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, लेकिन मैंने कहा ऑक्सीजन तो इस सीरीज में आता ही नहीं है, ऑक्सीजन तो यहाँ पे आता ही नहीं है, और आता ही नहीं है तो इसका मतलब इसके लिए 0, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट मोनोवैलेंट एटम के लिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर ये 5 एलिमेंट्स हैं तो ही नंबर मेंशन करना है, अदरवाइज उसके लिए 0 लिखना है आपको। एकदम क्लियर, डेफिनेटली। चलो अब इसके बाद हम आगे बढ़े, ये काम भी हो गया। तीसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, तीसरा पॉइंट आपको देखना है, अगर यदि कोई भी कंपाउंड है उसके ऊपर देखो कोई चार्ज है क्या, या वो चार्जलेस है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा मेरे पास में तो बोरोन BF3 है, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसके लिए 0। अगर यदि यहाँ पे देखा मैंने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस और फिर उसके बाद में करके लिख रहा हूँ चार्ज। अब ये चार्ज की वैल्यू क्या लेनी है, तीसरा पॉइंट, चार्ज की वैल्यू क्या लेनी है, क्या लेनी है। अगर यदि वो जीरो है, न्यूट्रल है तो उसके लिए जीरो, तब तो ये जीरो हो जाएगा। अगर यदि वो पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान से सुनना, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम माइनस करेंगे और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम प्लस करेंगे। मतलब नेगेटिव चार्ज को हम ऐड करेंगे, ऐड नेगेटिव चार्ज, और यहां पे मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। अगर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करेंगे। बात क्लियर हो गई एकदम, यहां तक पॉइंट क्लियर आ गया। अगर यदि ये सब कर लोगे तो इसको 2 से डिवाइड कर देना। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे यहां से कट पिट के एक वैल्यू आएगी, एक कंक्लूजन आएगा, एक वैल्यू आएगी, और जो भी वैल्यू आए उस वैल्यू को सामने करके लिख देना। क्या लिखोगे, जो भी वैल्यू होगी आप S P P P, क्योंकि S एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, D के 5 होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल D के होते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहां से काटना शुरू कर देना। 1 2 3 4, 4 वैल्यू आए तो 4 तक काटना, 2 वैल्यू आए तो 2 तक काटना, 5 वैल्यू आए तो 1 2 3 4 5, फिर यहां तक काट देना। जैसे अब क्वेश्चन करके देखते हैं, ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं इन पे अप्लाई करते हैं, इस रूल को अप्लाई करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं। सिंपल सा रूल था। BF3, मैंने कहा BF3 मेरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सेंटर एटम कौन है, तो बोरोन है। बोरोन के वैलेंस में कितने होते हैं, तो बोरोन के वैलेंस में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो भाई सेंटर एटम खत्म हो गया, उसके बाद चलते हैं साइड एटम पे। साइड एटम कौन है, हमारे 5 एलिमेंट्स में से है क्या, बिल्कुल भाई 5 एलिमेंट्स में से ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन है तो देखो कितने फ्लोरीन है, 3 है, तो +3। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो हमने कहा नहीं भाई जीरो चार्ज है। जीरो चार्ज है तो इसके लिए 0 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आई है, वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है। और इस वैल्यू को अब काटना शुरू करो, काटना शुरू करो, 3 तक काटना है, 1 2 3, यहां तक कट गया और यहां तक कटा तो क्या आया, देखो S और P के 2 हैं, एक S का है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर हो गई, एकदम क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आ गई। चलो और देखो, और एग्जांपल देखते हैं हम, और एग्जांपल देखते हैं जरा। NH4, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन्स कितने हैं इस पे, हाइड्रोजन हमारे 4 है, फटाफट करना है। अब हाइड्रोजन 4 है, मोनोवैलेंट एटम है, हमारी सीरीज में आते हैं तो 4 है। देखो अब इसके ऊपर चार्ज है क्या, बिल्कुल चार्ज है, +1 चार्ज है। +1 चार्ज का मतलब है माइनस करना, एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन करना, ये बात ध्यान रखना है। अपोजिट करना है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करना है, नेगेटिव है तो ऐड करना है। डिवाइडेड बाय 2, 5 + 4 9 -1 8, 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4। और 4 तक काटना है। अब देखो 4 तक काटना है तो 1 2 3 4 वैल्यू तक काट दिया, sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। आगे बढ़ो, यहां पे आए P, क्या था वो, PF4- चार्ज, PF4- चार्ज था। चलो भाई इसको एक्सप्लेन करते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन जुड़ा है, कितने फ्लोरीन है, 4 है। एक माइनस चार्ज है तो माइनस का मतलब +1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। वैल्यू को यहां पे रखो, 5 वैल्यू आई है, 5 वैल्यू के लिए सॉल्व करो। 1 2 3 4 5, हमारे पास में क्या फॉर्मूला हो गया, sp3d, sp3d, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp3। क्लियर हो गया एकदम, एकदम पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ो, SO4 2- था,
SO4 2 माइनस था। सल्फर, सल्फर के वैलेंस में कितने, ऑक्सीजन फैमिली के तो 6। कितने साइड एटम जुड़े हैं, तो गलती हो चुकी है। क्या गलती हो चुकी है, आप सीधा देखते ही 4 लिखोगे और 4 लिखोगे तो आपने गलती कर दी है। क्या बोल रहे हैं, 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर यदि उनके अलावा है तो उसके लिए 0 लेना है, 4 नहीं लेना है। ये तो ऑक्सीजन दूसरी फैमिली के है, इस फैमिली में तो आता ही नहीं है, नहीं आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0। ये बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप गलती करोगे इसमें, ये बात ध्यान रखना। 0 प्लस 2 माइनस चार्ज है तो मतलब ऐड करने, डिवाइडेड बाई 2, 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4, और 4 वैल्यू 1 2 3 4 काट दो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका। सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये देखा, हाइब्रिडाइजेशन। चलो भाई ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो अब स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं कि स्ट्रक्चर्स हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं, स्ट्रक्चर्स हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन, और जिस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp का मतलब क्या होगा, आपके पास में, क्योंकि हमने तो बोला है सेंटर एटम होगा एक और 2 साइड एटम होंगे, कोई भी साइड एटम हो सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा लिखूंगा मैं यहाँ पे उसकी ज्योमेट्री, फिर उसके बाद यहाँ पे शेप मेंशन करेंगे, ठीक है, शेप मेंशन करेंगे। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, लीनियर। और लीनियर होने का मतलब क्या है, उसकी शेप, बीच में तो आपका सेंटर एटम होगा। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बीच में सेंटर एटम कोई भी, और सेंटर एटम का मतलब है आपको उस कंपाउंड का सेंटर एटम देखना है जो आपसे पूछे, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, ठीक है। तो मेरे पास में ये सेंटर एटम और इसके साइड में ये कोई भी एक लीनियर स्ट्रक्चर होगी, जिसके साइड में कोई भी सेंटर एटम और उसके साइड में 2 एटम्स आपको अटैच मिलेंगे, उसको आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल निकालो, एग्जांपल लिख के देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैंने कहा CO2, आपने देखा CO2, बिल्कुल भाई CO2 होता है। कार्बन, कार्बन फैमिली के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स, साइड के मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कितने होते हैं। ऑक्सीजन के लिए हम कितना काउंट करें, 0 या 1 या 2 जो भी होगा। तो ऑक्सीजन हमारे पास में 0 होते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास देखो 2 वैल्यू आई, sp 2 तक काट दो, sp हाइब्रिडाइजेशन है, लीनियर शेप होगी, तो डबल बॉन्ड हो, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्लियर। सेकंड पे बढ़ते हैं। सेकंड हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, कुछ ऐसी शेप बनाए तो इसकी शेप होगी कुछ ऐसी। कोई भी सेंटर एटम होगा, उस सेंटर एटम के साइड में 3 एटम्स अटैच्ड होंगे, जो कि 3 एटम साइड के होंगे, वो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना के बैठे होंगे। जैसे एग्जांपल हमने निकाला था अभी BF3, तो BF3 का स्ट्रक्चर अगर यदि हम बनाए तो बोरोन 3 फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, 3 फ्लोरीन उस पर अटैच्ड है, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो गया। एकदम क्लियर है। चलो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर यदि मैं बात करूं तीसरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ज्योमेट्री रखता है, दैट इज टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से सुनना इस बात को, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो इसमें 3 शेप आती हैं, 3 शेप्स आती है। ज्योमेट्री तो सेम है लेकिन शेप 3 आएंगी इसमें। कौन कौन सी 3 शेप आएंगी, एक तो आएगी आपको टेट्राहेड्रल ही, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है हमारे पास में 1 2 3 4, ये 4 कंपोनेंट्स एक पंजे के शेप की, जिसको हम कह सकते हैं एक पंजा है, चिड़िया का एक पंजा है, उसको हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने मेंशन किया। एग्जाम्पल जैसे CH4, कैलकुलेट करके देखना आराम से, CH4 उसका एग्जाम्पल हो गया CH4, ये हमने मेंशन किया।
दूसरी होती है सेकंड, हमारी जो शेप होती है इसमें, दैट इज पिरामिडल। क्या होती है? पिरामिडल। अब ये पिरामिडल क्या होगा? पिरामिडल होगा। अभी तक तो हमारे पास 4 बॉन्ड थे और चारों के चारों बॉन्ड पेयर थे। अब हमने क्या बोला है, जब हमारे पास एक लोन पेयर आ जाए, अब लोन पेयर इंक्लूड करना शुरू करते हैं। अगर एक लोन पेयर आता है तो इसी स्ट्रक्चर में लोन पेयर आ गया तो अब मेरे पास 3 बॉन्ड बन गए, तो ये हमारे पास एक लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आ गया, दैट इज पिरामिडल, और एग्जांपल है NH3। जरा कैलकुलेट करना और आइडेंटिफाई करना। अगर यदि मैं बात करूं तीसरे कंपोनेंट की, तो तीसरा होता है हमारे पास ये टेट्राहेड्रल, ये पिरामिडल, और तीसरा क्या होगा? वी शेप या फिर बेंट शेप। कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, वी शेप या बेंट शेप। वी शेप या बेंट शेप, तो हमारे पास में अब 2 लोन पेयर आ जाए। अगर यदि अब आपके पास में 2 लोन पेयर आ जाए तो आप इसकी ज्योमेट्री क्या बना सकते हो? कुछ ऐसी, इसकी शेप ऐसी होगी। जैसे एग्जांपल होगा इसका H2O। एक बात ध्यान रखना, अब आपसे गलती होने के चांस क्या है? ऑक्सीजन इज द सेंटर एटम, नॉट साइड एटम। ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन एक साइड एटम नहीं है, सेंटर एटम है, और सेंटर एटम को ध्यान रखना है, सेंटर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेने होते हैं। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें 3 शेप होती है, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल एंड वी शेप। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े अगर यदि हम, तो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन का sp3d। इसमें भी हमारे पास 4 शेप आती है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास में 4 शेप आती है। सबसे पहली, अगर यदि हम इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी ज्योमेट्री होती है TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब इसमें पहली शेप क्या होगी? जब सारे के सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, सारे बॉन्ड प्रेजेंट है मतलब आपके बॉन्ड सारे के सारे ये हैं, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप पहला पॉइंट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। जैसे एग्जांपल अगर यदि हम देखें तो PCl5, TBP शेप है इसकी, TBP, ठीक है। ट्राइगोनल, दैट इज दिस इज ट्राइंगल, और ये पिरामिड, 2 पिरामिड है, बाइपिरामिडल। दूसरा, अगर एक लोन पेयर आ जाए, अब ध्यान देना इसमें 3 लोन पेयर आ सकते हैं, एक बारी यहां पे आ जाए, एक बारी इन दोनों पे आ जाए, एक बारी तीनों पे आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास 3 लोन पेयर आ सकते हैं। इसमें कौन कौन से? मैं फर्स्ट लोन पेयर लेके आ रहा हूं, तो फर्स्ट लोन पेयर आएगा वो हमेशा यहां पे आएगा और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी। सेकंड जो शेप है उसको बोलते हैं हम सी-सॉ शेप। क्या बोलते हैं इसको? सी-सॉ शेप। एग्जाम्पल अगर यदि हम मेंशन करें तो SF4, SF4 इसका एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। अगर यदि हमारे पास में ये कंपाउंड है फिर ये बन गया, ठीक है। तीसरी अगर यदि हम शेप की बात करें तो थर्ड शेप, अब मेरे पास में 2 लोन पेयर आ रहे हैं। 2 लोन पेयर का मतलब अगर यदि हमारे पास में 2 लोन पेयर है तो दोनों लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, ये वाले। तो देखो जरा कैसे शेप बन गई? टी शेप, टी शेप, दैट इज टी शेप। और टी शेप का एग्जाम्पल, अगर हमें टी शेप का एग्जाम्पल चाहिए, 2 लोन पेयर चाहिए, तो क्लोरीन जिसके ऊपर 3 फ्लोरीन लगे, ClF3, कैलकुलेट करो, आंसर आएगा। बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट होता है इसमें लास्ट, अगर तीनों पे लोन पेयर आ जाए, तीनों के तीनों लोन पेयर आ जाए, तीनों लोन पेयर आ जाए मतलब अगर तीनों के तीनों लोन पेयर आते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी, दैट इज लीनियर। क्या होगी ये? लीनियर। और लीनियर के लिए हम एग्जांपल लिखें तो I3 माइनस चार्ज, जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो शेप यही आएगी, I2 नेगेटिव चार्ज कंपाउंड, ऐसा भी लिख सकते हो, I2 नेगेटिव चार्ज या फिर I3 माइनस चार्ज। तो हमारे पास ये 3 ज्योमेट्री शेप, 3 शेप बनती हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। इनको ध्यान से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर बेस पे। क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया। एग्जाम्पल और देखो तो XeF2 भी देख लेना, इसका एग्जाम्पल वो भी इसी का लीनियर शेप का है, ठीक है। तो इनको मेंशन करना है।
नेक्स्ट पॉइंट पे अगर यदि हम आगे बढ़े तो हमारे पास में लास्ट एक हाइब्रिडाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं sp3d2, दैट इज, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की अगर यदि हम ज्योमेट्री बनाए तो उसके अंदर 4 बॉन्ड तो होते प्लेन में और एक अबव एक बिलो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रखते हैं। अगर यदि हमें इसकी शेप्स की बात करनी है तो इसकी शेप अलग अलग होती है। सबसे पहली शेप ऑक्टाहेड्रल ही रखेंगे जिसमें एक बॉन्ड यहाँ पे 4 तो ये हो गए, एक अबव एक बिलो, तो हमारे पास ये हो गया, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल हमने कहा भाई SF6 ले लो, SCl6 SF6 एग्जाम्पल है इसका। अगर यदि अब मान लो सपोज करो एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर आने का मतलब क्या है? एक लोन पेयर आ जाए, 1 लोन पेयर, और लोन पेयर आ गया तो अब आपके पास में इन 2 बॉन्ड्स को ही हाथ लगा सकते हो, स्क्वायर वाले बॉन्ड को हाथ नहीं लगाना है। तो स्क्वायर वाले बॉन्ड को हाथ नहीं लगाना है, तो एक आगे मेरे पास लोन पेयर और एक मेरी स्ट्रक्चर, दैट इज दिस स्क्वायर पिरामिडल। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? स्क्वायर पिरामिडल। एग्जाम्पल बनाने, चलो भाई एग्जाम्पल बना लेते हैं। ClF5 क्लोरीन, जिसके ऊपर 5 फ्लोरीन्स जुड़े हैं, 5 फ्लोरीन जुड़े हैं, ClF5 इसकी स्ट्रक्चर होगी, शेप होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े। अगर 2 लोन पेयर आ गए तो फिर तो स्क्वायर ही बनेगा। दोनों लोन पेयर यहाँ पे रखें तो हमारे पास स्क्वायर बनेगा। और एग्जाम्पल क्या होगा? देखो XeF4 इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें आप मेंशन कर सकते हैं, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखना, ज्योमेट्री, शेप एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है? एकदम पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन पे था कि कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या स्ट्रक्चर रखती हैं, शेप रखती हैं, ज्योमेट्री बनाती हैं, तो उन सभी के बारे में। क्लियर है? एकदम पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े हम। अगर यदि हमारे पास में एमओ डायग्राम की बात करें, एमओ डायग्राम क्या होगा? एमओ डायग्राम होते हैं एमओटी क्या देता है हमें, क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा। जैसे हमारे पास में किसी भी मॉलिक्यूल की अगर यदि हम बात करें तो हर मॉलिक्यूल के लिए हमें एमओ डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो सपोज करो मुझे हाइड्रोजन के लिए बनाना है, किसी के लिए बनाना है, तो जैसे मान लो सपोज करो मुझे हाइड्रोजन के लिए बनाना है। पहले एक छोटा सा बना लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, आपको कह देगा भाई H2 के लिए एमओ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो हमने कहा भाई H2 को तो हमने ऐसे लिख लिया, दो एलिमेंट्स थे HH के, H ये रहा, दोनों को मैंने बगल में रख दिया। बगल में रखा तो अब मैं सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को मेंशन करूंगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1। इसकी क्या होती है? 1s1। दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया। मेरे सामने s ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब s ऑर्बिटल में कितने डब्बे होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो हमने कहा भाई s ऑर्बिटल में तो एक डब्बा होता है, s ऑर्बिटल में तो एक डब्बा होता है। बहुत अच्छी बात है। इधर भी s ऑर्बिटल है, इस s ऑर्बिटल में कितने होंगे? दोनों के दोनों में एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है, s में भी एक है, s में भी एक, तो मैंने दोनों को ऐसे मेंशन कर दिया। अगर मान लो कोई एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बड़ी होती तो उसकी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखते, पहले 1s, फिर उसके बाद में मान लो 2s होता तो 2s इसके ऊपर, 2p होता तो वो इसके ऊपर, ऐसे मेंशन करेंगे। ठीक है, एक उनके बारे में बनाएंगे। अब मैंने क्या कहा, ये दोनों ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए, इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करना शुरू करेंगे, मतलब ये अपने अंदर से एक ऑर्बिटल ऐसा बनाएंगे जो इनसे ज़्यादा एनर्जी का होगा, एक ऑर्बिटल ऐसा बनाएंगे जो इनसे कम एनर्जी का होगा। एक ऑर्बिटल इनसे हायर एनर्जी का, एक ऑर्बिटल इनसे लोअर एनर्जी का। जो हायर एनर्जी का होता है दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या कहलाता है? एंटी बॉन्डिंग। और जो लोअर एनर्जी का होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, ये हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन एक, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2।
मुझे अब इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, फिल करने, किसमें, इन ऑर्बिटल्स में, ठीक है। और मैं एक बात जानता हूं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 और 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही है। सबसे पहले नीचे वाले में फिल करो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 मैंने भर दिए, कितने बचे हैं, तो 2 ही थे, खत्म हो गए, कोई और नहीं बचा, बहुत अच्छी बात है। पहला पॉइंट, मैंने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकता है आपसे। पहला पॉइंट आपसे पूछ ले, इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ध्यान से सुनना, आपसे पूछ ले इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो आपको क्या कहना है, क्या देखना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को देखना है। यहाँ पे इस ऑर्बिटल में सारे के सारे भरे हुए हैं, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, तो पहले आपसे पूछ ले पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अगर किसी भी मोलिकुलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अगर अनपेयर पड़ा है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड का मतलब यहाँ पे दोनों पेयर है भाई, इलेक्ट्रॉन से 2 और दोनों के दोनों पेयर में है, पेयर में है तो दैट इज डायमैग्नेटिक। पहला पॉइंट आपसे क्या पूछ सकते हैं, ये पैरामैग्नेटिक हो गया डायमैग्नेटिक, तो ये पैरामैग्नेटिक होता तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता, यहाँ कहीं भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ तो सारे पेयर्ड है, दैट मीन्स इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ऑल पेयर। इनको नहीं देखना है, कभी आप इनको देखना शुरू कर दो, इनको नहीं देखना है, आपको ये देखने हैं, ये वाले, ठीक है, ये अनपेयर्ड होने चाहिए, अगर अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं तो डायमैग्नेटिक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे पूछ सकता है, सेकंड आपसे कहते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के, अगर यहाँ पे ऑर्बिटल है फिर इससे ऊपर भी आएंगे और भी आएंगे, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। जितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग में 2 से डिवाइड करोगे, आंसर आएगा। देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 आएगा। क्लियर है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। एकदम क्लियर हो गया पॉइंट, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा आपसे ये पूछ लें, तीसरा इससे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है भाई, ये मेरे पास सिग्मा ऑर्बिटल है तो सिग्मा 1s, बॉन्डिंग के लिए तो सिग्मा 1s, इसको लिख दिया हमने एंटी बॉन्डिंग, तो दैट इज सिग्मा स्टार। अगर यदि मेरे पास में कोई भी एंटी बॉन्डिंग है तो उसको हम स्टार से रिप्रेजेंटेशन देते हैं और स्टार से मेंशन करेंगे। स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s स्टार। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 हैं, तो 2 ऊपर दिखा देंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द एमओ डायग्राम। क्लियर हो गया पॉइंट, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एमओ डायग्राम मेंशन करना है। मान लो सपोज करो अगर यदि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता, तो नेगेटिव चार्ज होता तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो दोनों में से किसी भी एक पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। मैं इस पे भी बना सकता हूँ, इस पे भी, भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो सिंगल सिंगल थी। अब मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज ऐड किया, नेगेटिव चार्ज ऐड किया तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो मैं किसी भी एक पे, क्योंकि दोनों सेम है तो मैंने इस पे चेंज किया तो ये बना दिया, ये बन गया, ये बन गया। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3, 2 + 1 3, तो 2 तो ये भरे गए, एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो दिस इज पैरामैग्नेटिक। कौन, H2 माइनस चार्ज, H2 माइनस चार्ज पैरामैग्नेटिक होता है और H2 डायमैग्नेटिक होता है। क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/2, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1, तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया,
एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में एक और जो छोटा सा पॉइंट एमओ डायग्राम में है वो ये है, ये तो हमारे पास में एस ऑर्बिटल के लिए था, ठीक है, इसमें तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन अगर यदि हमारे पास, देखो ध्यान से सुना, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए एमओ डायग्राम अलग बनता है। एस ऑर्बिटल का तो सेम है, वो ध्यान दे लेना। पी ऑर्बिटल का, जो ऊपर वाले ऑर्बिटल है उनके बारे में बता रहा हूं मैं। 3 ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा आएगा। जब हम पी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसमें, तो वो पी ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसे आएंगे। पहले यहाँ पे एक डब्बा और ये इस तरीके से, और यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो हमारे पास ये वाले और ये वाला, इसके अंदर कुछ ऐसा आएगा। किसमें? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उनके अंदर कुछ ऐसे बनेंगे पी ऑर्बिटल्स। और जब हम बात करेंगे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो उसके अंदर हम इन्हीं ऑर्बिटल्स को इस तरीके से मेंशन करते हैं। ध्यान दे लेना, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पहले एक डब्बा और यहाँ पे 2 डब्बे, ठीक है, बस इसमें हल्का सा यही चेंज है, और यहाँ पे ऊपर सेम रहेगा, ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, इस तरीके का। अगर यदि हम देखो ध्यान से सुनना, एस ऑर्बिटल नीचे वाले तो वो सेम है, S2S, लेकिन जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन की, तो उसके अंदर पी ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाएंगे जिसमें एक डब्बा नीचे और 2 डब्बे उसके ऊपर। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो उसके अंदर 2 डब्बे नीचे, एक डब्बा ऊपर, 2 नीचे एक ऊपर। ऊपर वाला सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नीचे वाले ऑर्बिटल्स के ऊपर चेंजमेंट मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। इसको ध्यान से नोट करना, ध्यान से समझना है। बात क्लियर है? एकदम क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो इनके एक बारी एमओ डायग्राम्स बना के देखना। सारा एक बारी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, मैंने आपको बता दिया है। छोटा सा पार्ट है, ध्यान से देख के करना है, और फिर इसके बेस पे अब क्वेश्चंस करके देखना, ठीक है। कंप्लीट को रिवाइज करना, कंप्लीट को पढ़ना। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।